नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में बिजली उपभोक्ताओं पर प्रीपेड मीटर लगवाने के फैसले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अल्मोड़ा काशीपुर में तो कांग्रेसियों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया ही था। अब हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने इसे जनता पर थोपा है। आपको बता दें कि उनका साफ कहना है कि ये तुगलकी फरमान जो है वो निकाला गया है और जोर देकर उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि ये फैसला आम जनता के हितों के खिलाफ है। लोग पहले ही महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रीपेड मीटर लगाना उनके आर्थिक बोझ को और बढ़ा देगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से बिजली आपूर्ति में अनिश्चितता बढ़ेगी, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगी, जिसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पानी का प्रीपेड मीटर आना उत्तराखंड में तय हो चुका है। सरकार ने तो नीति बना दी है। आम जनमानस वैसे ही इतनी अर्थव्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान, महंगाई से परेशान है, और उसके बाद प्रीपेड जैसे मोबाइल होता है, पहले रिचार्ज करोगे तब मोबाइल चले। प्रीपेड मोबाइल जैसे होता है, प्रीपेड बिजली का जो मीटर है, पहले आप उसमें पैसा डालोगे तो घर में बिजली आएगी। अब पहले इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी किस्त जमा करूं, बच्चों के स्कूल की फीस जमा करूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोंगबांध पेयजल परियोजना पर कार्य करने के लिए विस्थापन की कार्रवाई जल्द की जाए और जिन प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया जाना है उनकी यथासंभव सहमति के आधार पर शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए। जिन परिवारों को विस्थापन किया जाएगा उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव शैलेश बगोली, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर जयपाल सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। तो सीएम धामी ने बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में तमाम दिशा निर्देश जो है वो सीएम धामी की तरफ से दिए गए। इसके साथ ही साथ तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार के तमाम लोग और अधिकारी वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। सीएम धामी ने साफ तौर पर जो सोंगबांध परियोजना है उसको लेकर निर्देश दिए और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठकर ये निष्कर्ष निकाला कि इस बांध परियोजना का लाभ किस तरीके से निकाला जा सकता है भविष्य में और इसके क्या कुछ फायदे होने वाले हैं। तो सीएम धामी ने बैठक की और बैठक में तमाम अधिकारी और नेता उत्तराखंड सरकार के यहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस परियोजना को किस तरीके से आगे ले जाया जाए और क्या कुछ इसका फल होने वाला है भविष्य में, वो भी साफ तौर पर समझाने में सफल यहां पर अधिकारी रहे और सीधे तौर पर तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो भी अधिकारियों को दिए गए। केदारनाथ उपचुनाव समाप्त होने के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, जिसे देखते हुए बीजेपी विपक्ष पर नाराज नजर आ रही है। इस पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के ऐसे बयान उनकी हार को दर्शा रहे हैं और उपचुनाव हारने की स्थिति देखने के बाद कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार धामी सरकार ने केदारनाथ विधानसभा में काम किया है उससे जनता बीजेपी के साथ है और कांग्रेस अपनी हार के लिए चिंतित है। देखिए, यदि उनके ये बयान आए हैं तो मैं एक ही बात कह सकता हूं, ये उनकी हार उनको दिखाई दे रही है, उनकी हताशा, उनकी निराशा सामने दिखाई दे रही है। यदि जब कहीं किसी भी क्षेत्र में चुनाव होता है तो वो सब काम चुनाव आयोग के अधीन होता है। यदि कोई गड़बड़ होती है, कोई गलत हो रहा है, आप चुनाव आयोग पे जाइए ना, करिए ना शिकायत। चुनाव आयोग एक स्वायत्त शासी संस्था है, वो तुरंत उस पर अपना एक्शन लेती है। खाली मिथ्या आरोप लगाना, हारने के बाद हारने की स्थिति जब देखना, फिर ईवीएम पे पहले ठीकरा फोड़ना, ये उनका पहले से स्वभाव बना है।
प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से हो रहे चुनाव के चलते बीजेपी भी सिलसिलेवार रणनीति को अंजाम दे रही है। इसी क्रम में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में अहम बैठक की गई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में किस तरह से पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, प्रत्याशियों का चुनाव कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने स्मार्ट मीटर पर सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि अब सरकार अडानी के हाथों को मजबूत करने में जुटी हुई है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत में अडानी के मीटर नहीं लगने देगी। वहीं केदारनाथ चुनाव में मतदान को लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं और उन्होंने बताया कि जिन स्थानीय मुद्दों को लेकर केदारनाथ का चुनाव हुआ है उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रीपेड मीटर आना उत्तराखंड में तय हो चुका है। सरकार ने तो नीति बना दी है। आम जनमानस वैसे ही इतनी अर्थव्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और उसके बाद प्रीपेड जैसे मोबाइल होता है, पहले रिचार्ज करोगे तब मोबाइल चले। प्रीपेड मोबाइल जैसे होता है, प्रीपेड बिजली का जो मीटर है, पहले आप उसमें पैसा डालोगे तो घर में बिजली आएगी। अब पहले इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी किस्त जमा करूं, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करूं, आमदनी अठन्नी, खर्चा 2 रुपया जिस सरकार में हो चुका है, वहां पे ये जो प्रीपेड मीटर है बहुत बड़ा अभिशाप आम जनता के लिए साबित होगा। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। अब जनता को ये करना पड़ेगा, अगर ये प्रीपेड मीटर लग गया तो पहले उसको रिचार्ज करेंगे तब घर में बिजली आएगी। केदारनाथ के चुनाव में भी हमने गांव-गांव ये बात बताई, वहां के लोगों को ये बात नहीं पता थी। वही है प्रीपेड मीटर जो आ रहा है। प्रदेश बीजेपी छोटी सरकार यानी निकाय की सरकार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी जिलों के जिलाध्यक्षों से प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। इस फीडबैक के आधार पर दावेदारों की सूची शॉर्टलिस्ट की जाएगी और पब्लिक सर्वे के आधार पर प्रत्याशी चयन किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी जिलों के जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं और जिले के दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। इस बैठक में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के दावेदारों के नाम की सूची संबंधित जिलों के जिला अध्यक्षों से ली जा रही है। देखिए, हमारे 19 के 19 जिलों के जिला अध्यक्ष, हमारे उस क्षेत्र के जिले के प्रभारी और हमारे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जो विधायक हैं जिनको हमने चुनाव लड़ाया, जैसे हमारे प्रत्याशी हैं, तो इन सबके हम चर्चा कर रहे हैं। हर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के लिए व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से अभी तक कितने लोगों ने दावेदारी की है उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, वो नाम इंगित कर रहे हैं और बाद में हम अपने प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक टोली भी हमारी निचले स्तर पर फिर मंडल के पदाधिकारियों से, प्रमुख वार्ड मेंबरों से, जो पूर्व के प्रत्याशी उनसे बातचीत करने के बाद फिर एक समीक्षा तो चर्चा आएगी। कांग्रेस के मुताबिक छात्र संघ चुनाव और निकाय चुनाव के साथ साथ पंचायत चुनाव में भी देरी होने की संभावना दिखने लगी है। चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि राज्य में ना तो अभी तक छात्र संघ चुनाव सरकार करा पाई है और न ही निकाय पर पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कोई निर्णय ले पाई है। देखिए, निश्चित रूप से जो निर्णय क्षमता है वो इस सरकार में दिखाई नहीं पड़ती। केवल छात्र संघ चुनाव की बात नहीं है, निकाय चुनाव कहाँ है प्रदेश के, पंचायत चुनाव कहाँ है प्रदेश के। छात्र संघ चुनाव 20 सितंबर तक हो जाने चाहिए थे, निकाय चुनाव पिछले 2023 के 4 दिसंबर तक हो जाने चाहिए थे, और तो और इस 20 नवंबर को यानी कि आज की तारीख में पंचायतों का भी कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके भी निकट भविष्य में चुनाव होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती।
उत्तर भारत के प्रमुख प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में 23 नवंबर तक 4 दिवसीय 5वां देहरादून अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव उत्तर भारत का सबसे बड़ा महोत्सव है। महोत्सव का समापन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी करेंगी और यूसर्क की निदेशक अनीता रावत ने बताया कि देहरादून अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव की शुरुआत 2020 में यूकोस्ट के संरक्षण में हुई थी। इस आयोजन में साइंस क्विज, मैजिक ऑफ मैथ एंड मैथ क्विज जैसे कई इवेंट शामिल हैं। हमेशा से एक सहयोगी संस्था के रूप में उनके साथ रहे हैं और इस वर्ष भी 5वें DISTF में यूसर्क एक मुख्य सहयोगी संस्था है, जिसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जितने नए एस्पेक्ट्स हैं उनको छात्रों को उन तक कैसे पहुंचाया जाए और इसके लिए इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आकर बच्चों को एक ही मंच पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, समझने को मिलती हैं, ये हमारा प्रयास रहा है। और हमारा जो प्रयास है हमारी मुख्यतः हम वैज्ञानिक अभिवृत्ति को कैसे विकसित करें। अल्मोड़ा सहित अन्य जिलों का सड़क मार्ग NH क्वारब पर पहाड़ी दरकने से पिछले 1.5 महीने से आवागमन में भारी किल्लत से आमजन परेशान है। इस सड़क मार्ग पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी है। इस समस्या के समाधान को लेकर अल्मोड़ा में नगर निगम सभागार में सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक मनोज तिवारी सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने शिरकत की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मार्ग बाधित से महंगाई बढ़ गई और लोगों का व्यापार चरमरा गया है। वहीं बैठक में समिति का शिष्टमंडल जिला प्रशासन और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मिलेगा और सड़क त्वरित कार्रवाई करने के साथ ही पहाड़ी ट्रीटमेंट और वैकल्पिक मार्ग की मांग की जाएगी। आप जानते हैं कि क्वारब का क्षेत्र जो है वो बहुत ही खराब हालत में है, बहुत ही दुर्दशा उस सड़क की हो चुकी है और बार बार मलबा आ रहा है और उसको हटाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन मलबा इतना आ जा रहा है कि वो काम दिखाई भी नहीं दे रहा है और काम जो हो भी रहा है मुझे लगता है बहुत ढिलाई से भी चल रहा है। उस पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है और जो कुछ वैकल्पिक मार्ग बनाने की सख्त आवश्यकता है। देखिए, कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है। रोड बंद करके जो थोड़ा बहुत टूरिस्ट शहर में आएगा वो भी जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। जो टूरिस्ट का समय है रात को शहर पर आने का, जब मिड नाइट होगी तभी टूरिस्ट रुकेगा। अब 8 बजे अगर हम रोड बंद कर देंगे, वो कैची जाम में फंसता है, अदर जाम में फंसता है, उसका 8 बजे बाद वो आता नहीं है, वो रानीखेत या अन्य शहरों को डाइवर्ट हो जाता है मुख्य सड़क को। तो हमारा अल्मोड़ा कारोबार तो पर्यटन बिल्कुल चौपट हो गया है, जिससे पर्यटन कारोबारियों को तनख्वाह निकालने में और आपके तनख्वाह निकालने में किस्त देने में बड़ी दिक्कत है। दूसरा, शादी बारात को सीजन है, बारातें आ रही, बारात जाएंगी भी आएंगी भी, उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो अल्मोड़ा शहर में बारात करना चाहते हैं वो हल्द्वानी का प्लान कर रहे हैं। अल्मोड़ा का बैंक्वेट हॉल कारोबार भी ठंडा हो गया है बिल्कुल। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों के भीतर ही शिकायतों के निस्तारण का आंकड़ा बेहतर हुआ है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश जरूर दिए थे। राज्य में सीएम हेल्पलाइन 1905 में कुल 5,94,268 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 4,06,781 शिकायतों को संतोषजनक रूप से बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन 1905 के नए आंकड़े सरकार के लिए खुशखबरी भरे हैं। दरअसल नए आंकड़ों से यह जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में पिछले कुछ समय में सीएम हेल्पलाइन 1905 ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति सड़क से लगभग 150 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया। इस घटना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत करके रस्सी तथा टॉर्च के सहारे से दोनों घायल अवस्था में पड़े व्यक्तियों को निकाला, उनका रेस्क्यू किया। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और सकुशल दोनों लोगों को पुलिस के द्वारा निकाल लिया गया। पौड़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गहरी खाई में एक बाइक गिर गई थी, जहां पर ये दो युवक यहां पर फंस गए थे। जैसे ही पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट देहरादून में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों और का स्थलीय निरीक्षण किया और बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत गढ़ी कैंट में लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उत्तराखंड के सबसे बड़े निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित संस्था के अधिकारियों को निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा करने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
की मांग थी। अगल बगल की आबादी को जोड़ दें लगभग 40,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। यहाँ पर कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था और 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं होता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कहने या मिलन केंद्र बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है। इतना बड़ा ये बना है। और निश्चित ही इसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्व सैनिक बंधुवर्गीय लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी पैकेट अलाउ नहीं करती थी। जो आदमी 2-2.5 लाख रुपए टेंट में खर्च कर देगा, वेडिंग पॉइंट में खर्च करेगा, फिर वो राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या देहरादून में आयोजित जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। साथ ही प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित इस खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत करीब 1100 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। अपने संबोधन में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को निभा रही हैं और खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। देखिए, आज देहरादून जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय खेल महाकुंभ रहेगा और निश्चित रूप से आज इस खेल महाकुंभ में जिस प्रकार से बालिकाओं का प्रतिभाग और जिस प्रकार से एथलेटिक के गेम्स यहाँ पर हुए हैं, वो साफ बताता है कि लड़कियां पूरी तरीके से ऊर्जा से भरी है और खेल के प्रति एक अद्भुत उनके अंदर रुचि है और खेल को लेकर उनकी गंभीरता उसको करियर बनाने के दृष्टिकोण से भी उनके वार्तालाप से झलकता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के खेल महाकुंभ एक सुंदर अवसर जो है वो हमारे खिलाड़ियों को देने का काम करता है। मैंने बहुत शुभकामना दी है कि बहुत जल्द आपकी हमारी मुलाकात जो है वो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में होगा और निश्चित रूप से यही बच्चे जो विभिन्न जनपदों में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ से उत्तीर्ण होते हुए जो है राज्य स्तरीय में पहुंचेंगे और यही राज्य स्तरीय वाले में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सेलेक्ट होंगे, मुझे उम्मीद है, जो कि नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इसके साथ ही साथ रेखा आर्या का बयान भी आपको सुनवाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें जिस तरीके से लड़कियों ने प्रतिभाग लिया है उससे ये दर्शाता है कि किस तरीके से खेल की दृष्टि में जो है लड़कियों की जो प्रतिभा है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साह कुछ इसी तरीके के बयान देकर बढ़ाया और साथ ही साथ उन्हें सम्मानित करती हुई तस्वीरें भी आपको लगातार देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेखा आर्या जो कि खेल मंत्री हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर वो आई थी मुख्य अतिथि के रूप में और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो खिलाड़ी थे उनका उत्साह बढ़ाने का काम भी किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक खेल मंत्री होने के नाते उनको जो भी कर्तव्य करने चाहिए वो सारे कर्तव्य जो है उन्होंने किए हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को और आगे तक ले जाया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।